हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका जो चैप्टर सेकंड है एक दल के प्रभुत्व का दौर, उसका पार्ट 2 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यह वीडियो जो होगा थ्योरी एक्सप्लेनेशन की वीडियो होने वाली है। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड या अन्य किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स जहां उनके सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस्ड है, उनका सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई प्रश्न पूछने हो तो आप हमें पर्सनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस क्लास की जो प्रेजेंटेशन है आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप इस चैनल से भी जुड़ना ना भूलें। पार्ट 1 में हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करा दिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का तो आप इसे जाकर देखें। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत किस प्रकार हुई, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, उनका नेचर क्या था। कांग्रेस के प्रभुत्व तो था लेकिन वो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था, किस प्रकार के प्रकृति उसकी थी, नेचर किस प्रकार का था, उसे समझेंगे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में सामने आई लोगों के, तो उसे भी जानेंगे। और अंत में देखेंगे गुटों में तालमेल और सहनशीलता किस प्रकार थी। तो पार्ट 2 इसी पर फोकस होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। लिखता है 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया। 1957 में कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का स्वाद चखना पड़ गया था, क्योंकि 1957 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो केरल यहाँ जो कांग्रेस पार्टी थी जो हार चुकी थी, उसे सीटें नहीं मिली थी बहुमत के रूप में। 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए 1957 के मार्च महीने में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इतनी सीटें भी नहीं थी कि अपने बल पे सरकार बना सके। बहरहाल उसने गठबंधन की सरकार बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 सीटों में से 60 सीटें हासिल हुई और उस शेष सीटों पर कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मिली। 5 स्वतंत्र उम्मीदवार, वैसे 5 उम्मीदवार जो किसी भी पार्टी से खड़े नहीं हुए थे, स्वतंत्र खड़े हुए थे, उन्होंने भी इसी पार्टी को, कम्युनिस्ट पार्टी को अपना समर्थन दिया। राज्यपाल जो वहां के उस दौरान राज्यपाल थे केरल के, तो केरल के राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता ईएमएस, फेमस नेता थे, एक प्रसिद्ध नेता थे ईएमएस नंबूद्रिपाद, तो इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया, निमंत्रण भेजा गया राज्यपाल की तरफ से कि आपकी पार्टी जो है ज्यादा सीटें लेकर आई हैं, तो आप सरकार बनाने के लिए क्या सोचते हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं, उस पर न्योता भेजा गया। दुनिया में यह पहला अवसर था, दुनिया में यह पहला मौका था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जो थी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। यानी जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, दुनिया की बात किया जा रहा है, ना कि केवल भारत की। दुनिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारें हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा के पार्टी चलती है, जैसे चीन ही हो गया और सोवियत संघ हो गया। तो इन सभी में लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों को नहीं चुना जाता है। तो दुनिया में यह पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार जब थी लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी। केरल में सत्ता से बेदखल होने पर कांग्रेस ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। अब जब कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई केरल में, तो कांग्रेस इससे चिढ़िया गई, कांग्रेस को गुस्सा लगने लगा, वे क्रोध हो गई। तो उन्होंने एक चाल चला, कांग्रेस ने निर्वाचित सरकार के खिलाफ, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और ईएमएस नंबूद्रिपाद वहां के मुख्यमंत्री बने थे, उनके खिलाफ मुक्ति संघर्ष छेड़ दिया। और केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी ही। 1959 में 1959 में केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया और 356 के अंतर्गत केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया। अब हमें आपको एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि आर्टिकल 356 क्या कहता है। आखिर 356 के अंतर्गत केरल की सरकार को कैसे बर्खास्त कर दिया गया, कैसे हटा दिया गया। तो आर्टिकल जो 356 है वो क्या कहता है, तो आर्टिकल 356 में चर्चा किया गया है राजकीय आपात का। राजकीय आपात का मतलब होता है कि केंद्र सरकार के अनुसार अगर कोई भी राज्य काम ना करे, उसके कहे अनुसार, दिशा निर्देशों के अनुसार ना चले, तो सरकारें 356 लगाकर, आर्टिकल 356 का प्रयोग कर वहां की सरकार को हटा देती है, बर्खास्त कर देती है। या फिर अगर कोई मामला ऐसा देखा जाता है जो संविधान का उल्लंघन का होता है, तो ऐसे में भी संविधान की अवहेलना समझकर वहां की सरकारों को गिरा दिया जाता है। तो इसी के तहत 356 के तहत केरल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया कि वहां जो है केरल में सरकारें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं।
इसका हवाला देते हुए केंद्र सरकार में जो कांग्रेस बैठी हुई थी उन्होंने केरल की सरकार को हटा दिया। अब हम अगला जो टॉपिक है देखेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, यहाँ हम एक बात साफ कह देना चाहते हैं कि जो आप हेडिंग देख रहे हैं, बार बार नए नए हेडिंग्स आते हैं, तो जो हेडिंग है आपके बुक से ही लिए गए हैं। जब भी आप बुक पढ़ेंगे तो आपको ये हेडिंग देखने को मिलेंगे, वहीं से हमने इस हेडिंग को लिया है ताकि जब भी आप बुक पढ़ें या फिर वीडियो देखें तो आपको समझ में आए कि हम किस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं, किस टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए यहाँ जो टॉपिक है सेम टू सेम आपके बुक से लिया गया, किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं है, एकदम सेम टू सेम वही टॉपिक्स हैं। आगे लिखता है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है। यहाँ हम समझेंगे कि कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, उनका नेचर क्या था। तो लिखता है भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा हो। यानी दुनिया के कई सारे देश हैं जहां एक पार्टी का शासन था। बाकी मुल्कों पर नजर अगर हम दौड़ाएं भी तो एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे। कुछ देशों मसलन चीन, हिंद, क्यूबा हो गया, चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। यानी चीन, क्यूबा और सीरिया के संविधान में अगर हम देखें तो वहां कहा गया है कि केवल और केवल एक पार्टी ही शासन करेगी, एक पार्टी यहाँ की सरकारें चलाएंगी। आगे लिखता है कि कुछ देश और हैं जैसे म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया, यहाँ एक पार्टी के प्रभुत्व को कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। यानी म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया में भी एक पार्टी का ही शासन है। मेक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश हैं। लेकिन ये जो देश हैं एक पार्टी के प्रभुत्व वाले, ये भारत से अलग हैं। किस प्रकार अलग है उसे समझेंगे। लिखता है भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से जो अभी हमने देखा, चीन, क्यूबा, सीरिया, इरिट्रिया, म्यांमार, तो यहाँ भी एक पार्टी का शासन था, भारत में भी एक पार्टी का शासन था। लेकिन भारत में एक पार्टी का शासन और उन देशों में एक पार्टी का शासन, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। ठीक है, तो उन अंतर को भी हम समझेंगे। इन उदाहरणों से कहीं अलग है जैसा कि हमने जाना है। यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में कायम हुआ। जो भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था वहाँ यहाँ जनता के मदद से एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, लोकतांत्रिक स्थिति के कारण एक पार्टी, क्योंकि जनता ने एक पार्टी को ही पसंद किया, राज्य की बात हो या फिर केंद्र की बात हो, तो यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हो गया। कांग्रेस पार्टी की सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। हमने पार्ट 1 में भी इसकी चर्चा की थी कि जो कांग्रेस पार्टी थी उसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी, क्योंकि उसने देश को आजाद कराने में बहुत से बलिदान दिए थे, बहुत से स्वाधीनता की लड़ाइयां लड़ी थी, तो उसे स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। लोग उससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से बहुत अंदर तक जुड़े हुए थे। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता। आजादी के आंदोलन में, आजादी की लड़ाई में बहुत से नेता अग्रणी रहे थे, आगे रहे थे। अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे अब धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे थे और कांग्रेस पार्टी की मदद लेकर चुनाव में खड़े हो रहे थे। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ। यानी कह रहा है कि जो अनेक पार्टियां थी, भारत जब जैसे ही आजाद हुआ उस दौरान बहुत नामात्र की पार्टियां ही थी, बहुत ज्यादा पार्टियां नहीं थी जो सरकार चला सकें। लेकिन अनेक पार्टियों का गठन जो हुआ स्वतंत्रता के आसपास अथवा उसके बाद में ही हुआ। ऐसा तो नहीं था कि भारत आजाद होने से पहले ही कई सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई थी, ऐसा नहीं था। जितनी भी पार्टियां बनी वो आजादी के बाद ही बनी। कांग्रेस को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिल गया, क्योंकि जिस दौरान भारत आजाद हुआ और राजनीतिक खेल शुरू हुए तो उस दौरान ज्यादा पार्टियां नहीं थी, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसे कंपटीशन का कम सामना करना पड़ा और एकमात्र अव्वल और इकलौता पार्टी होने का उसे फायदा मिल गया। लोगों के सामने विकल्प ही नहीं थे कि दूसरी पार्टी किस पे वो भरोसा करे और उसे चुनाव में जिता दे, तो उससे बढ़िया उसने लोगों को लगा, जनता को लगा कि हम कांग्रेस पार्टी को ही वोट क्यों न दें, क्योंकि उसने हमें आजाद कराया है। लोगों को तो यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी ही सबसे अच्छी है जिन्होंने हमें आजाद कराया है, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस पार्टी को ही वोट दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आज़ादी के आंदोलन की अगुवा रही थी। हमने जैसा कि जिक्र किया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी आज़ादी के दौरान लोगों को एकजुट करने में कामयाब हुई, लोगों को आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसकी जो प्रकृति थी, जो उसकी नेचर थी कांग्रेस पार्टी की, सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। यानी उस दौरान कांग्रेस पार्टी की जो नेचर था बहुत अच्छा था, सभी को एक साथ रखने वाली थी, सभी को मेलजोल के साथ आगे लेकर जाने वाली थी।
अगला जो टॉपिक है, कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। तो इस टॉपिक को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में किस प्रकार लोगों के सामने आई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, हम सभी जानते हैं। ए ओ हिम जो अंग्रेज नामक अधिकारी ने इसका गठन किया था। उस वक्त यह नव शिक्षित और कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह भर थी। यह पार्टी शुरू शुरू में राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि उस वक्त तक एक नव शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोगों का एक ग्रुप था, जिसमें कामकाजी थे और व्यापारिक वर्ग थे, बिजनेसमैन जुड़े हुए थे। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, यानी कांग्रेस पार्टी ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। जनता के हितों को ध्यान में रखकर आंदोलन करने शुरू कर दिए, और इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया। और धीरे धीरे जो कांग्रेस पार्टी थी वो राजनीतिक पार्टी का रूप लेता चला गया। लेकिन शुरू में इसका गठन इसलिए नहीं हुआ था कि एक राजनीतिक पार्टी बने। राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम हो गया धीरे धीरे। शुरू में कांग्रेस में अगड़ी जाति कहने का मतलब उन लोगों से था जो श्रेष्ठ और उच्च जाति के थे, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी और समाज में जिनका बोलबाला था, जिनका दबदबा था, या फिर जिनका वर्चस्व कहें, उसे अगड़ी जाति कहा जाता था। तो कांग्रेस में अगड़ी जाति इन सभी जातियों के, उछले जो मिडिल क्लास के लोग थे उनकी, और सभी शहरी अभिजनों का बोलबाला था। लेकिन कांग्रेस ने जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे चलाए तो उसका सामाजिक आधार बढ़ता गया। यानी जब भी आंदोलन किया कांग्रेस पार्टी ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, तो उसका जो लोगों तक पहुंच है, जो सामाजिक पहुंच है, जो सामाजिक आधार है, वो बढ़ता चला गया। लोगों के बीच उनका संपर्क बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, शहर के बाशिंदे या फिर गांव के निवासी, मजदूर और मालिक भी थे, मजदूर भी थे और मालिक भी थे, मध्यम और उच्च वर्ग के सबको जगह मिली। यानी कांग्रेस पार्टी में सभी के लिए खास जगह बनी हुई थी। यानी इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था कि इस समाज के लोग नहीं आ सकते, या फिर उस समाज के लोग नहीं आ सकते, या फिर ऐसे लोग नहीं आ सकते, वैसे लोग, यहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं था, बल्कि जिनको मौका मिले वो भी कांग्रेस में आके जुड़ सकता था। सभी को जगह मिली इसमें। इसका नेतृत्व अब उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। कांग्रेस जो पार्टी थी उसका जो नेतृत्व करने वाला था अब उच्च जाति के लोगों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले तथा गांव गिरान की तरफ रुझान रखने वाले नेता भी शामिल होते गए। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। यानी इस प्रकार जो कांग्रेस थी एक विचारधारात्मक, उनकी विचारधारा लोगों तक, जन जन तक पहुंच रही थी। इस प्रकार उसका विचारधारात्मक गठबंधन बढ़ता चला गया। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी को समाहित किया। अगर ये वर्ड्स आपको दिक्कत कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, कंजर्वेटिव, शांतिवादी, रेडिकल, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये इतने बड़े टॉपिक्स हैं कि अगर ये वर्ड्स आपको भले ही एक छोटा सा वर्ड देखने में लग सकता है, लेकिन इसका जो मतलब है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन करने बैठे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटे की क्लास इसमें शायद लग सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इनका अलग से मतलब हमें पता हो तो इस पर हमें वीडियो ला सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा, बताना होगा कमेंट में। तो ये सभी कांग्रेस ने इन सभी को समाहित किया। कांग्रेस एक मंच की तरह थी, एक मंच था जिस पर अनेक समूह और राजनीतिक दल आ जुड़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। अगला जो टॉपिक है, गुटों में तालमेल और सहनशीलता। गुटों मतलब गठबंधन, ग्रुप। तो उन ग्रुपों में किस प्रकार का तालमेल था, किस प्रकार का बैलेंस बनाकर रखा गया और सहनशीलता किस प्रकार की थी। तो लिखता है, सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती है। यानी जब भी कोई गठबंधन तभी चलता है जब उसमें सुलह की बात होती हो और सर्वसमावेशी यानी सबको एक साथ लेकर चलने की बात होती हो, तभी उसकी विशेषता होती है गठबंधन की। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया था। कांग्रेस ने इन दोनों ही बातों को ध्यान में रखकर अपनी गठबंधन की थी। एक तो यह कि सुलह के रास्ते पे वो था और दूसरा सर्वसमावेशी था। इनमें सभी को शामिल किया गया था, सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास किया गया था कांग्रेस पार्टी से। तो इन दोनों ही बातों पर कांग्रेस ने बहुत पहले ही अमल किया था। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था।
यहाँ एक बात ध्यान दीजिए कि कांग्रेस ने इन दो बातों पर तो अपना ध्यान किया ही, इन दो बातों पर अपना अमल तो लाए ही, लेकिन इसी अमल के कारण, इसी बात को ध्यान में जब कांग्रेस पार्टी ने रखा तो दूसरे जो लोग थे इसी कारण से, अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा पार्टी के रुख मतलब कांग्रेस पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी में शामिल है और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से वह सहमत नहीं है, तब भी वह पार्टी में ही किसी प्रकार से बना रहता था, वो पार्टी से निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अभी हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इस पार्टी में बना रहना ही बेहतर होगा। तो वो पार्टी से निकलता नहीं था, पार्टी का विरोध भले ही करता था कि ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, ये ठीक नहीं वो ठीक है, लेकिन वो पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्ष की भूमिका निभाने की जगह अपनी पार्टी अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे गुट से लड़ने को बेहतर समझता था। यानी वह नहीं चाहता था कि हम इस पार्टी से निकल जाएं और अपनी एक अलग पार्टी बना लें या फिर विपक्ष में रहें, वो ये नहीं चाहते थे। उसे लगता था कि हम इस पार्टी में ही रहकर बेहतर कर सकते हैं, लोगों को, अपने ही लोगों को समझा सकते हैं जो अपनी पार्टी में शामिल हैं, और उन्हें अच्छी नीतियां बनाने का प्रयास कर उन्हें कह सकते हैं। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह, जितने भी पार्टी के अंदर ग्रुप थे, वे क्या कहे जाते थे? वो गुट कहे जाते थे। लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा, एक जो व्यक्तिगत कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा थी, उसकी भावना काम करती थी। यानी कंपटीशन के नजरिए से ही तो ये गुट बनते थे, समूह बनते थे। विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। यानी जितने भी अलग अलग हित थे, लोगों की स्वार्थ छिपे हुए थे और विचारधारा की जो नुमाइंदगी कर रहे थे कि एक जैसे विचारधारा के लोग एक ग्रुप में शामिल, एक अपना गुट बना रहे थे, तो ये सभी कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। यानी कांग्रेस से अलग नहीं हुए और कांग्रेस से अलग होकर एक अपना अलग पार्टी बनाना नहीं चाहा, बल्कि अपनी इच्छाओं को दबाकर रखा, अपनी विचारधाराओं को दबाकर रखा और एक कांग्रेस पार्टी में ही एक अलग सा गुट बनाए रखे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा। जैसा कि मैंने बताया कि वे पार्टी से बाहर निकलकर एक अलग पार्टी, एक नई पार्टी नहीं बनाना चाहते थे। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 2 है उसका पार्ट 2 भी कंप्लीट हो चुका है इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, उसे दोबारा समझाने का प्रयास किया जाएगा। या फिर अगर आप वीडियो दोबारा देखते हैं, 2 बार 3 बार देखते हैं, तो जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब भी हम एक बार वीडियो देखते हैं तो कई सारी चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब 2 बार 3 बार हम देखते हैं तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरी तरह से हमें समझ में आ जाता है। तो अगर कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को 2-3 बार देखें तो बेहतर समझ में आ जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।